हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सी सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भाई। आपकी तैयारी बेहतरीन चले, यही हमारी कोशिश है, यही हमारी कामना है। आपका सिलेक्शन हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। देखो पहले तो ये समझ लेना आप सभी लोग, उत्तर की ओर क्या होता है। ये ईस्ट बताया था ना एक बार, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये होता है पूर्व दिशा, ठीक है। ये उत्तर दिशा होती है, और ये दक्षिण दिशा होती है, और ये आपकी पश्चिम होती है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ तरीके से दिशाएं बनती हैं। इधर की साइड ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ साइड फेसिंग करी है इन्होंने, मतलब उत्तर की ओर मुंह करके रख रखा है, तो मतलब सबके मुंह इधर की साइड है। सब ऐसे करके खड़े हुए हैं, इधर की साइड देख रहे हैं सामने, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले बी जी का पड़ोसी नहीं है। पहले तो देखो 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। एफ जी के ठीक दाएं है और ई का पड़ोसी है, ठीक है। अगर मैंने कहा, यहाँ पे मैंने जी को बिठाया, है ना, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे जी को बिठाया, जी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, एफ। दाएं का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, एफ। और वो ई का पड़ोसी है, एफ जो है, तो एफ ई का पड़ोसी, तो ई यहीं पे आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि इधर की साइड तो जी हो जाएगा, तो ई किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, जी अंतिम छोर पर नहीं है, तो ये भी क्लियर है। चलो, ए ई के बाएं से छठा है, ए ई के बाएं से छठा है, तो देखो बाएं किधर है, इधर की साइड। 1 2 3 4 5 6, ए यहाँ बैठेगा, ई के बाएं से छठा, ई के बाएं से छठा बैठ गया ए। अब क्या कह रहा है, एच सी के दाएं से छठा, एच सी के दाएं से छठा। अब ध्यान देना कुछ चीजों पर, बी जी का पड़ोसी नहीं होगा, बी जी का पड़ोसी नहीं होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो हम ले चुके, यानी कि एक और बचा 8वां, तो मैं यही ले सकता हूं। मेरे पास यही होगा, सी को लेने का ऑप्शन ये है। सी के दाएं से छठा, 1 2 3 4 5 6, तो तभी बन सकता है एच, ठीक है, क्योंकि 8 लोग हैं ना ये टोटल। एक चीज और देख लो, बी जी का पड़ोसी नहीं है। अगर बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो बी के लिए ये स्थान बचता है, तो ये स्थान किसके लिए बचता है, डी के लिए। ये स्थान किसके लिए बचता है, डी के लिए। तो अब ये कंडीशन हमारे पास बन के आई। इस तरीके से इसको, पजल को हमने सॉल्व किया। सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको रैखिक वो कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं ना। अब देख लो ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सी ए के ठीक बाएं है, सी ए के ठीक बाएं नहीं, दाएं है, ध्यान दो। दाएं है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, डी, डी और एफ का सन्निकट पड़ोसी, डी और एफ का नहीं, गलत है ये भी। तीसरा देखो, जी डी के ठीक दाएं है, जी डी के ठीक दाएं है, बिल्कुल सही बात है। डी के ठीक दाएं पे कौन बैठा है, जी बैठा है। ए और ई अंतिम नहीं है, अंतिम ए और एच है, तो आखिरी वाला भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए भाई सभी लोग। बढ़ जाते हैं आगे, क्या कह रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बातें करना चाहता है। ये समझ में आ गया सब लोगों को ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर राज्यों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है, ठीक है, अमीर राज्यों को होगी, है ना। अमीर राज्यों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। ये वे राज्य हैं जिन्हें बिजली मिली तेजी से बढ़ी, और अब उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, जिससे वे भारत के पर्यावरण हितैषी होने का बोझ साझा करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए दिल्ली सोलर रूफटॉप पैनल्स का उपयोग करके अपनी स्वयं की स्वच्छ बिजली का उत्पादन करके मदद कर सकते हैं, या यहाँ तक कि गरीब राज्यों को अपनी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। यह कोई रहस्य नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड, जो वितरण नेटवर्क के 95% को नियंत्रित करते हैं, घाटे में गर्दन गर्दन गहरे हैं, यानी कि डीप डाउन इन द डेट, यानी कि कर्जे में दबे हुए हैं बुरी तरीके से, ठीक है। ये नुकसान अक्षय ऊर्जा को अपनाने से राज्य उपयोगिताओं को हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में
अधिक महंगा है। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस के हिसाब से इसका कुछ इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा हम लोगों को। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तार्किक और तर्क संगत धारणा है। ठीक है, समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को अपनाने में नेतृत्व करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसे होल्ड कर लो। गरीब राज्यों को बिजली के लिए हमेशा अमीर राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजना को शुरू करके अपने वित्त में सुधार कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है, अरे इस चीज से आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि 95% वही खुद देखता है, तो उसका मतलब ये नहीं था कभी भी। अमीर और गरीब राज्यों के बीच उच्च आर्थिक असमानता भारत में उच्च कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है, ये भी गलत बात है। ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन का सही होना उसकी मजबूरी बनेगा भाई। समझ रहे हो बात को, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो पाएगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा हम लोगों का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी बातें, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई, एक निश्चित कोड में 256 का अर्थ लाल रंग चाक, 589 का अर्थ हरा रंग फूल और 254 का अर्थ सफेद रंग चाक है। उस कोड में सफेद का इंगित करने वाला अंक कौन सा है, सफेद बनने वाला है ना, लिख लो एक बार, है ना। 256 का मतलब है लाल रंग चाक। ठीक है, 589 589 का है हरा रंग फूल, हरा रंग फूल। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग है, आप लोग भी मतलब इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो, इंग्लिश में भी होगा ये क्वेश्चन, इंग्लिश में भी इसी तरीके से लिखना है आपको, बस अपने आप देखो आंसर मिलेगा 254। क्योंकि यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं पूछेंगे, बैंकिंग जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत लेवल पे पूछा जाता है, उसमें उसका लेवल बहुत अलग हो जाता है इसके मुकाबले। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, तो यहाँ पे इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हम लोगों से, है ना। यहाँ पे क्या लिख रहा है तुमको, सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक। अभी ये कह रहा है कि जो सफेद है, ये जो सफेद है हमारा, इस सफेद जो है इसका एक्चुअल में कौन सा अंक इंगित करता है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वैसे मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, है ना, थोड़ी सी भी। क्यों, क्योंकि देखो 2 और 5 कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर 2 और 5 वहां दिख रहा है तो यहाँ पर देखो तुम, लाल रंग चाक है और यहाँ पे सफेद रंग चाक है, तो रंग और चाक, और रंग और चाक तो इसमें भी है। ठीक है, तो 2 और 5 किसको इंगित कर रहे हैं, रंग चाक को इंगित कर रहे हैं। तो ये 4 जो बचा ये किसको करेगा, सफेद को। तो सफेद के लिए क्या बनेगा भाई, अंक 4 बनेगा। ठीक है, तो सफेद के लिए कौन सा अंक बनेगा, 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान सा है, नथिंग टू वरी अबाउट, है ना, आसान सा था काफी, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्या कह रहा है भाई, एक शहर है जिसमें 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 रुपए से कम कमाते हैं, 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं, और 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। ठीक है, तो 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। ठीक है, 30,000 से 1 लाख के बीच के हमको इंक्लूड करके चलने हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। तो कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझना है ना, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे, समझ में आ जाएगी हर चीज। देखो क्या क्या दे रखी है, सारी पॉसिबिलिटीज को लिख लेते हैं एक बार, है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड भी कर लेंगे। 12% जो है ना, 12% जो है वो लेस देन 30,000, 30,000 से कम कमाते हैं। ठीक है, 6% जो परिवार हैं 2 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं ना, ये अधिक कमाते हैं 2 लाख से। ठीक है, और 22% जो परिवार है वो एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं ना, ये 1 लाख से अधिक कमाने वाले हैं। और 990 जो परिवार हैं वो 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। ठीक है, ये बात दे रखी है हम लोगों को, है ना। तो कितने परिवार 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं ये अपने को बताना है थोड़ा सा, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमको बनाकर दे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। देखो ध्यान से एक बात समझना आप लोग, 30,000 से 1 लाख, ठीक है,
30 लाख, 30,000 से 1 लाख तक। कौन लोग हैं भाई वो? 12% और 22%। इनको निकाल दो, इनके अलावा जो है वो यही है। ठीक है, क्योंकि 1 लाख से ये अधिक वाले हैं 22%, और ये 30,000 से कम वाले हैं। तो अगर मैं इन दोनों को निकाल दूं, 12% को और 22% को अगर मैं निकाल दूं, तो जो बचेंगे वो कौन से होंगे? 990। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये बनेंगे 34%। 34% ऐसे हैं जो इनसे अलग हैं। तो टोटल कितने हैं भाई? 100% होता है ना, 100% में तो 34 निकाल देना। कितना मिल जाएगा तुम लोगों को? 66%। कितना मिल जाएगा? 66%। तो 66% जो है, समझ गए ना क्या किया मैंने? 12 और 22 इन दोनों को निकाल दो, इनके अलावा बात करेंगे। ठीक है, तो 66% की वैल्यू जो दे रखी है वो कितने के बराबर है? 990 के बराबर। तो टोटल 100% निकाल दिया जाए फिर तो। 100% कितना आ जाएगा भाई? 990 डिवाइड बाई 66 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 11 छक्के 66, और 11 से 90 बार, और 6 से 15 बार। यानी कि कुल पॉपुलेशन जो आ गई, कितनी आ गई? 1500। कुल पॉपुलेशन जो आ गई वो निकल के कितनी आ गई? 1500। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है ना, इतना मुश्किल नहीं है, समझने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। अभी आंसर निकालने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 1 लाख से 2 लाख के बीच कौन कमाएंगे? तो देखो भाई, ये 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं ना, 1 लाख से कम कमा रहे हैं ना, 1 लाख से अधिक, सॉरी 1 लाख से अधिक कमा रहे हैं ना, तो ये तो इंक्लूड होंगे 2 लाख में। और ये 2 लाख से अधिक कमाते हैं 6%। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। 22% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, उसमें से 6% निकाल दो जो 2 लाख से अधिक कमाते हैं, क्योंकि मुझे 1 से 2 लाख के बीच में निकालना है। तो कितने लोग मिलेंगे मुझे? 16%। कितने लोग मिलेंगे मुझे? 16% लोग मिलेंगे मुझे। तो दोबारा समझो बात को, मुझे 1 लाख से 2 लाख के बीच में चाहिए। 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग कितने हैं? 6%। तो वो तो मैं लूंगा नहीं ना। अच्छा, 22% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। अब 1 लाख से ज्यादा कितना भी कमा सकते हैं, हमें क्या पता। तो वो 6% इसमें से निकाल दो जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो कितने हमारे पास कौन से रह जाएंगे? जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते होंगे। 22 में से मैंने 6 निकाल दिया। तो अब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1500। 1500 का 16% ले लो तुम, यही हमारा आंसर बनेगा। तो 16×5 = 80, और 16 और 8 24। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 240। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 240 आ जाएगा। यही हमारा आंसर बनेगा भाई इसका, है ना, 240। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी कुछ, है ना। दोबारा रिपीट करके देख लेना, स्लो करके देख लेना, लेकिन समझ में आ जाएगा जो मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को, है ना। जिस तरीके से बताने की कोशिश की है, एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो ये वाला था, 12 और 22 कितने होते हैं? 34। ये वाले जो है, इसको मैंने 100 में से माइनस किया है, इसको मैंने 100 में से माइनस कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन ए टाउन, एक शहर में 45% जनसंख्या जो है वो पत्रिका ए पढ़ती है, 55% पत्रिका बी पढ़ती है, और 40% पत्रिका सी पढ़ती है। 30% लोगों ने पत्रिका ए और बी दोनों को पढ़ा, 15% लोगों ने पत्रिका बी और सी दोनों को पढ़ा, 25% लोगों ने पत्रिका ए और सी दोनों को पढ़ा, 10% ने तीनों को पढ़ा। तो किसी भी पत्रिका को कितने प्रतिशत लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ी गई कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा। इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। वेन डायग्राम से करो इस क्वेश्चन को, आपके सामने सब चीज के आंसर्स आ जाएंगे निकल के। ठीक है, कैसे करना है देखो ध्यान से। ऐसे बनाया जाएगा, एक इस तरह का गोला बना दिया और 3 कलर के गोले बनाऊंगा मैं, क्लैरिटी आ जाएगी। एक ये गोला बना दिया मैंने, ठीक है, और एक ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, सिर्फ ये तीनों में कॉमन है कि नहीं है? ये वाला पार्ट तीनों में कॉमन है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये मैंने मान ली मैगजीन ए है, ये मैंने मान ली मैगजीन बी है, ये मैंने मान ली मैगजीन सी है। तो तीनों को पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 10%। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 10। यहां कितना आ जाएगा? 10। फिर क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो, ए ए और बी को कितने लोग पढ़ते हैं? 30%। तो ए और बी को कितने लोग पढ़ेंगे? 30%। तो वो कॉमन लोग होंगे ना,
ध्यान से समझ रहे हो बात को? तो 10 तो यहाँ पे आ गए, तो कितने बचे? 20 बचे ना, 20 बचे। ये टोटल कॉमन कितने हो गए? ए और बी में 30 लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 15% लोगों ने बी और सी, बी और सी को 15%, 10 यहाँ आ गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 5। 25% लोगों ने पत्रिका ए और सी, ए और सी को 25% ने, तो 15, तो देखो ए और सी कितने? 10 तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 15%, क्योंकि 25% बनाने टोटल, 25% ए और सी दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए टोटल कितना पढ़ते हैं? 45% जनसंख्या ए को पढ़ती है, तो 15 और 20 35 और 10 45 आ गई ना टोटल। 55% बी को पढ़ते हैं, तो 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 20 कितने हो जाएंगे? 55। 40% सी को पढ़ेंगे, 40% पढ़ेंगे, 15 और 5 20 और 10 30 और 10 40। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना, हमें वो मिल गए जो लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस इनको ऐड कर लो सबको, कितना आ रहा है? 15 और 10, 15 और 30 कितने होते हैं? 45, 45 और 5 50 और 20 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80। तो 80% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, 80% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो जो कुछ नहीं पढ़ते वो कितने बचे? 20% बचे ना, 100 में से माइनस कर देना। 80% तो ऐसे लोग आए जो कुछ पढ़ते हैं, तो बाकी 100 माइनस 80 करोगे तो तुमको कितना मिल जाएगा भाई? 20% मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। 20% हो जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं कि ए को 45% पढ़ते थे, बी को 55% पढ़ते हैं, सी को 30% पढ़ते हैं, ठीक है। ए और बी को यहां लिख देता हूं इधर की साइड में, जैसे आपको पता रहे मैंने क्या किया है। ए और बी कंबाइंड कितने लोग पढ़ते हैं? 15%। बी और सी जो कंबाइंड है उसको कितने लोग पढ़ते हैं? 15, सॉरी, ए और इसको 30% है, 30%, इसको 15%, और सी और ए को जो पढ़ते हैं 25%, ठीक है। और ए बी और सी तीनों को कितने लोग पढ़ते हैं? 10%, ठीक है। वही उसके आधार पर मैंने वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है। उसी के आधार पर मैंने वेन डायग्राम का निर्माण आपके लिए किया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ भाई बात समझ में आ गई होगी, है ना। इजी है वैसे, ऐसा कुछ होता नहीं है इनमें, बस आपको समझना है कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। वेन डायग्राम बना लो, आंसर आ जाएगा आंखों के सामने, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। सरकार का अंतिम उद्देश्य भय से शासन या नियंत्रण करना नहीं है। सरकार का अंतिम उद्देश्य भय से शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है, ना ही आज्ञाकारिता, ऑब्लिगेशन जिसको बोलते हैं कि मांग करना, बल्कि इसके विपरीत हर आदमी को भय से मुक्त करना वह है। वह हर संभव सुरक्षा में रह सकता है। दूसरे शब्दों में, खुद को या दूसरों को चोट के बिना अस्तित्व और काम करने के अपने प्राकृतिक अधिकार को मजबूत करने के लिए सरकार का उद्देश्य तर्कसंगत प्राणियों से पुरुषों को जानवरों या कठपुतलियों में बदलना नहीं है। ओके। यह उन्हें सुरक्षा में अपने दिमाग और शरीर को विकसित करने और अपने कारण को बिना कारण के सक्षम बनाने में सक्षम होना चाहिए। कितनी क्रिटिकल लैंग्वेज है ना, डैम क्रिटिकल लैंग्वेज, ठीक है। एक बार में आप कैसे क्लियर करोगे वो मुझे भी डाउट होगा, इस तरह की लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, बट स्टिल यू कैन इजीली फिगर इट आउट, है ना। तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है। सरकार का असली उद्देश्य नागरिकों को उसके सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है। बिल्कुल सही पॉइंट लग रहा है भाई, वैलिड लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। रोक लेते हैं, आगे देखो। सरकार की प्राथमिक चिंता अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये बात देख लेते हैं, देखो ध्यान से। सरकार का अंतिम उद्देश्य भय से शासन या नियंत्रण करना नहीं होना चाहिए, यानी कि अंतिम उद्देश्य अलग है, सामाजिक सुरक्षा अलग चीज है। अंतिम उद्देश्य उसका अलग है, सामाजिक सुरक्षा उसकी अलग है, तो ये भी नहीं आएगा। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुभूति देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण भौतिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा भी नहीं है। तो बस एक ही ऑप्शन है भाई जो हमारा आंसर बनेगा। सरकार का असली उद्देश्य नागरिकों को उनकी सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है, जो कि दोनों के बारे में इसमें बात हुई है ना। राजनीतिक और सामाजिक दोनों, सिर्फ सामाजिक ही नहीं थी, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों के बारे में बात करनी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। रोहित, शाहिद एंड रोहित start from the same point in the opposite direction after
each 1 kilometer, Shahid always turn left and Rohit always turns right. Which of the following statement is correct? शाहिद और रोहित दो लोग हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। हर 1 किलोमीटर के बाद शाहिद तो बाएं मुड़ता है लेफ्ट साइड में और रोहित दाएं मुड़ता है, तो क्या होगा एक बार बना के देख लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ, है ना। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं दो कलर लेके चलूंगा। मैं इधर की साइड में लेके चल रहा हूँ ब्लू कलर, इधर की साइड में लेके चलूंगा मैं रेड कलर, ठीक है। अब ये रेड कलर वाला तो राइट मुड़वाते हैं, ब्लू कलर वाले को लेफ्ट मुड़वा दो। तो अगर ये राइट 1 किलोमीटर चल गए दोनों, 1 किलोमीटर ये चल जाएगा और 1 किलोमीटर ये भाई साहब चल जाएंगे। फिर 1 किलोमीटर अगर ये चलेगा तो लेफ्ट मुड़ेगा ना, तो लेफ्ट मुड़ा, 1 किलोमीटर चल गया। और ये फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, तो ये 1 किलोमीटर। इसको भी चला लो, राइट वाले को, रेड वाले को भी चला के देख लो। रेड वाला राइट मुड़ेगा तो राइट किधर जाएगा, यहाँ जाएगा ना। राइट गया 1 किलोमीटर और फिर से राइट गया 1 किलोमीटर, यहाँ से मुड़ेगा ना राइट। दोनों बार राइट की बात हुई है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट लेफ्ट की बात हुई है, तो देखो 3 किलोमीटर में मिल गई है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। दोनों ने 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, ऐसा नहीं था, तो मिल जाएंगे आपस में। वे 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मिलते हैं, तो ऐसा ही सही है ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, उसके बाद आपस में मिल जाते हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा करिए ना, एक 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 3 किलोमीटर चल गए, आपस में मिल गए, ठीक है। प्रत्येक 4 किलोमीटर की यात्रा के बाद नहीं, ऐसा नहीं है, गलत। और ये भी गलत हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी भाई सबके, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो भाई, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, 130 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अपियरिंग इन इन एग्जामिनेशन, 62 फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल होते हैं भाई। इंग्लिश में जो फेल्ड हैं वो है भैया 62, ठीक है। और मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 52, ठीक है। इंग्लिश और मैथ दोनों में, इंग्लिश और मैथ दोनों में जो फेल हैं वो कितने हैं, 24, ठीक है। जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो कितने हैं, ठीक है। चलो तो एक वही वेन डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। फेल का बनेगा इसमें, ठीक है ना। इसमें किसका बनेगा, फेल का। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसमें फेल का बनेगा, ठीक है। ये इंग्लिश ले लेता हूं, ये मैथ्स ले लेता हूं, फेल का बनेगा इसमें, है ना। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 24। तो दोनों क्या बताया था मैंने, कॉमन वाला आता है, 24 आ जाएंगे यहाँ पे। इंग्लिश में कितने टोटल फेल, 62। 62 में से 24 तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 38। 38 और 24 कितने होते हैं, 62। मैथ में कितने, 52। 24 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 28। अब ये चेक करके देखो टोटल कितने फेल हो गए, तो 38 प्लस 24 प्लस 28। 24 और 28 कितने होते हैं, 52। 52 और 30, 52 और 38 कितने होते हैं भाई, ठीक है। 38, ओ सॉरी 52, 52, 52 और 8 कितने होते हैं, 60, 90 फेल हो जाएंगे। पास कितने होंगे भाई टोटल, निकाल दोगे ना। तो टोटल पास कितने, 130 है पास। तो पास कितने हो जाएंगे, 130 में से 90 निकाल देना, जो बचे 40 महारथी वो पास हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो 40 महारथी रह जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में ये पास हो जाएंगे इजीली, ठीक है। देखते हैं, चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इजी है ना, देखो वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम करते हैं तो बहुत इजी पड़ता है करना, है ना, आसान रहता है काफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है। हमारे नगर निगम में कर्म कर्मचारी हैं, मैं कम, ठीक है, कम कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती है। शहरी सेवा वितरण और बुनियादी ढांचा योजना और निष्पादित करने के लिए जटिल हैं, ठीक है। उन्हें उच्च स्तर की विशेषज्ञता और व्यावसायिकता की आवश्यकता होती है। वर्तमान ढांचा जिसके भीतर नगम निगम के कर्मचारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है नगर निगम, है ना, वरिष्ठ प्रबंधन शामिल है, की भर्ती पर्याप्त रूप से नहीं होती है, ठीक है।
आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं में कैडर और भर्ती नियम केवल शैक्षणिक योग्यताओं में नंगे न्यूनतम निर्दिष्ट होते हैं। ओहो। प्रबंधकीय या तकनीकी दक्षताओं या प्रासंगिक कार्य अनुभव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ज्यादातर नगर निगम का यही हाल है। वे कमजोर संगठन, डिजाइन और संरचना से ही पीड़ित हैं। नगर निगमों की जो परेशानियां चल रही हैं उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं, आज आपको पता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने बड़ी लेवल पे टीवी पे दिखाई दे रही है, कंगना रनौत का घर गिरा दिया उन्होंने। बहुत सारे टाइम से कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई मीडिया न्यूज नहीं दिखा पा रहा है कुछ और। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई है ये सारी की सारी, वहां पे एलएसी पे इतने परेशानी चल रही है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। राफेल के बारे में भी थोड़ा बहुत बना देते हैं एक प्रोग्राम, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन किस चीज के ऊपर होता है? रिया, सुशांत एंड कंगना रनौत एंड उद्धव ठाकरे। वाह, ये डिग्रेडेशन हुआ है हमारे मीडिया का, देख रहे हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। शहरी सर्विसिंग प्रदान करने का कार्य एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठनात्मक विस्तार की आवश्यकता है। देखो, ऐसा वैसे कहा तो नहीं गया, मैं इसको इसलिए गलत कर रहा हूं क्योंकि ऐसा इसमें कुछ इस तरह की बातें शामिल नहीं है। शहरी शहरी जीवन की बात हुई है, शहरी सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे की बात हुई है, ठीक है, पर ये बात नहीं हुई कि ये जिससे पूरे देश में नगर निकायों के संगठनात्मक विस्तार विस्तार की आवश्यकता हो। हमारे शहर जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने कर सकते हैं यदि हमारे स्थानीय सरकारी निकायों में आवश्यक कौशल और दक्षता के साथ पर्याप्त कर्मचारी हैं। देखो, इसके बारे में तो बात हुई है, मेन तो मुद्दा यही था, और यही आंसर बनेगा अपना। देखो जरा, कुशल कर्मचारियों की कमी उन संस्थानों की अनुपस्थिति के कारण है जो शहर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करते हैं। ऐसा तो नहीं था। ऐसा था क्या, बताओ तुम मुझे। एक ही ऑप्शन सही लगा, देखो वही सही होगा। आगे देखो क्या कह रहा है, हमारा देश तेजी से शहरीकरण से जुड़ी समस्याओं के प्रबंधन के लिए जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ नहीं उठा पा रहा है। ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ है। एक ही ऑप्शन बचता है कि हमारे शहर में जीवन की बेहतर गुणवत्ता, हमारे शहर जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकते हैं यदि हमारे स्थानीय सरकारी निकायों में आवश्यक कौशल और दक्षता के साथ पर्याप्त कर्मचारी हो। ठीक है, तो बस एक ही हमारे पास मुद्दा बचता है, ये वाला। ठीक है, उन मुद्दों से अलग है। ठीक है, चलो भाई, एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। धन्यवाद।